नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स कराए थे, लेकिन वो थोड़े पर्याप्त नहीं थे। हमने इस बार कक्षा 6 की संपूर्ण जो सामग्री है उसको नोट्स के रूप में बना दिया है और आपके सामने विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक के नोट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 6 विज्ञान में इन नोट्स से बाहर अब ऐसा कुछ रहा नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना है। बेहद शानदार नोट्स हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और विज्ञान के लिए सबसे बेहतरीन जो पुस्तकें आरबीएससी और एनसीईआरटी की है उनसे ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शाकाहारी जंतु है गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और हिरण। मांसाहारी जंतु है शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ और सांप। हिरण यहाँ देखिए शाकाहारी जंतु है। बात करते हैं सर्वाहारी जंतु। एक तो मानव खुद है, कुत्ता है, कौवा है। भोजन हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है, पादप और जंतु से। आगे है अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, यानी कि दाल एक बीज है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दालें हैं जैसे चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंग है, मोठ है, मसूर है और अरहर है। देखिए ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। हमने ये इस वीडियो में किया है कि कक्षा 6 की जितनी भी बातें नोट्स के रूप में बन सकती थी वो हमने बनाई है, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अलग से कक्षा 6 पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कक्षा 6 विज्ञान के बेहतरीन नोट्स हैं। बात करते हैं कि फूल गोभी है, फल भिंडी है, यानी भिंडी एक फल है। पत्ती आपका पालक हो गया। तना है आलू, जड़ और मूली। यहाँ से रिट 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि आलू है एक तना। सूखे मेवे होते हैं आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। गन्ने का जो तना होता है उससे गुड़ बनाया जाता है और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो गन्ना क्या है? एक तना है। आगे है चाय की पौधे की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त की जाती है, यानी कि चाय पौधे की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, जबकि कॉफी बीजों से प्राप्त की जाती है। चाय और कॉफी को स्फूर्ति पेय कहा जाता है। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और दूध से छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं। शहद एक लाभदायक कीट उत्पाद है। अंडे में कैल्शियम एवं प्रोटीन पाया जाता है। मांस प्रोटीन का स्रोत है मांस। मांसपेशियों के ऊतकों को सफल बनाने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। हड्डियों के विकास के लिए खनिज लवण। स्वस्थ जीवन और शारीरिक विकास के लिए विटामिन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर रोग होता है। वसा की कमी से ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। ये भी आपके रिट 2022 में पूछा गया था। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से बांझपन और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम और फास्फोरस इसकी कमी से दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है। आगे बात करते हैं ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये सब रेशे, रफेज जिन्हें बोलते हैं, ये सब निश्चित अनुपात और मात्रा में उपस्थित हो तो वो आपका संतुलित भोजन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आगे चलते हैं। पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृद्ध मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व पौधों के ऊतकों में इनकी जो मात्रा है वो 0.2 से 4% तक पाई जाती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके CO2 के रूप में
होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक या सल्फर, ये आपके वर्धमात्रिक पोषक तत्व हैं। वर्धमात्रिक पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक वर्धमात्रिक पोषक तत्व और द्वितीयक वर्धमात्रिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। प्राथमिक पोषक तत्वों को याद करने का जो तरीका है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ना पढ़ाई करो, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। द्वितीयक पोषक तत्वों को याद करने का तरीका है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यानी कि कार मांगे स्कूटर। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो 0.02% से भी कम होती है, जिसमें जिंक, तांबा, मैंगनीज, लोहा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल आते हैं। पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है तथा इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन निर्माण में करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च या मंड के रूप में पौधों में संग्रहित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। आयोडीन विलयन की बूंदें डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्च परीक्षण कहलाती है। अर्थात स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है। परजीवी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। परजीवियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। परजीवी का उदाहरण है अमरबेल कस्कुटा, ये एक पीला तंतु होता है। अपना भोजन प्राप्त जिस वृक्ष या पादप से करते हैं परजीवी, उसको परपोषी कहते हैं। कीटभक्षी पादप ये कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। उदाहरण है ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी। घटपर्णी में पत्तियां घड़े या घट में रूपांतरित हो जाती है। पत्तियां रूपांतरित होती है घड़े या घट में। घड़े का जो मुख वाला भाग होता है वो चिकना होता है और घड़े में पाचक रस पाए जाते हैं जो इन कीटों को पचा डालते हैं। ड्रोसेरा पादप दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है, दलदली क्षेत्रों में, इसलिए ये कीटों को काम में लेते हैं और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मृतजीवी में आते हैं म्यूकर, एगेरिकस, कवक, गोबर पर जैसे छत्रक होता है, मोनोट्रोपा एक पुष्पी पादप है। सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन। सहजीवन का प्रारूपिक उदाहरण है लाइकेन में दो प्रकार के पादप, एक तो कवक और एक होता है शैवाल। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए शैवाल उसको भोजन देते हैं और कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाते हैं। लोहे से बनी वस्तुएं चुंबकीय कहलाती है जबकि प्लास्टिक और लकड़ी से बनी वस्तुएं अचुंबकीय कहलाती है। ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलय होती है। ऑक्सीजन जो गैस है वो जल में आंशिक रूप से विलय होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यानी कि CO2 वो जल में घुलनशील होती है, इसीलिए उसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं आगे। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे कांच और स्वच्छ जल यानी कि बिल्कुल साफ पानी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाती है, जैसे लकड़ी हो गई, नोटबुक हो गए और धातु से बने आपके पात्र हो गए। पारभासी वस्तु वो होती है जिसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है यानी अस्पष्ट दिखाई देता है। तो वो है जैसे बाल्टी भरी हुई है या खाली बाल्टी है, उसमें अपन टॉर्च की रोशनी जलाते हैं तो बाहर की तरफ धुंधली धुंधली वो दिखाई देती है। और एक तेल लगा हुआ पेपर जिसे बटर पेपर कहते हैं।
जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है। यानी कि जिन वस्तुओं का घनत्व जल से कम होगा वो जल की सतह पर तैरेगी, और जिनका घनत्व जल से अधिक होगा वो डूब जाएगी। रेत का जो घनत्व है वो रुई से अधिक होता है। रेत का घनत्व रुई से अधिक होता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व भी अधिक होता है। प्राकृतिक रेशे ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम। मूंज का वानस्पतिक नाम क्या है? सेकेरम मूंजा। कृत्रिम या संश्लेषित रेशे हैं रेयॉन, डेक्रोन और नायलॉन। ये आपके रिट में पूछा गया था कि कृत्रिम या वह संश्लेषित शब्द दिया था, संश्लेषित रेशा है नायलॉन। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। कपास तंतुओं से ढका कपास का बीज बिनोला कहलाता है, और उस बिनोले को पृथक करना यानी कपास को बीजों से पृथक करना कपास ओटना कहलाता है। जूट या पटसन तंतु को पटसन पादपों के तनों से प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए इसे पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है जिससे वो गल जाते हैं। मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है, और इसका वनस्पतिक नाम हमने अभी आपको बताया सेकेरम मूंजा है। ये एक बीजपत्री पादप है। यह एक बीजपत्री पादप है। यह नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर में सर्वाधिक होता है। अजमेर में यहाँ सर्वाधिक होता है। मूंज के सरकंडों का उपयोग झोंपड़े, परंपरागत फर्नीचर जैसे मुड्डे और टेबल, सिरकी एवं इको फ्रेंडली यानी जो पर्यावरण प्रदूषण से जो मुक्त होते हैं, इको फ्रेंडली, वो खिलौने बनाने में किया जाता है। पौधों से प्राप्त तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ या तकली है, तथा एक अन्य युक्ति चरखा है, उसका उपयोग किया जाता है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की क्रिया को वीविंग कहते हैं, और वस्त्रों की वीविंग करघों के द्वारा की जाती है। और एकल धागे से वस्त्र निर्माण की जो क्रिया है उसको नेटिंग कहते हैं, और नेटिंग हाथों से की जाती है, और जो मशीनें होती है उनके द्वारा भी नेटिंग की जाती है। राजस्थान और गुजरात राज्य बंधेज के जो वस्त्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम केंद्र सांगानेर जो जयपुर में है। इसके अतिरिक्त आपके जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू और अकोला चित्तौड़गढ़ में है। वस्त्रों की छपाई में जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण है वो ठप्पा या भात कहलाता है। सूती वस्त्र ठंडे होते हैं, नमी को सोखते हैं और इनको रंगना आसान होता है। जांतव रेशे हैं ऊन तथा रेशम। ऊन निर्माण की प्रक्रिया के चरण। कटाई, गर्मी के मौसम में ऊन की कटाई की जाती है। अभिमार्जन जैसे चिकनाई और धूल को हटाया जाता है उसे अभिमार्जन कहते हैं। छटाई यानी कि बालों को अलग अलग किया जाता है, जैसे छोटे छोटे बालों को अलग करेंगे, कोमल बालों को अलग करेंगे, ऐसे अलग किया जाता है। फिर है रंगाई, उनको रंगा जाता है। फिर रेलिंग होता है, ऐसे लपेटा जाता है, उनको धागा बनाया जाता है लपेट के। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो कश्मीरी बकरी होती है जिसको अंगोरा नस्ल की बकरियां कहते हैं, तो उससे जो ऊन प्राप्त होती है उससे पश्मीना शॉलें बनाई जाती है। पश्मीना शॉलें बनाई जाती है। बात करते हैं आगे। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। मादा कीट शहतूत के पौधे पर अंडे देती है। शहतूत के पौधे पर अंडे देती है। इन अंडों से इल्लियाँ, कैटरपिलर या लार्वा निकलते हैं। यह इल्लियाँ शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करती है। इनसे विशेष ग्रंथि निकलती है जिसको रेशम ग्रंथि कहते हैं। इल्ली के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना कोकून या कर्मिकोष बन जाती है। कर्मिकोष में इल्लियाँ प्यूपा में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। हमारे देश का 90% रेशम का जो उत्पादन है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होता है, जबकि जो चीन है वो सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है चीन। गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ये शरीर से चिपकते नहीं हैं, हवा का संचरण बेहतर होता है, और सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक और अवस्था होती है बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था जिसको बोलते हैं,
ये 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं भौतिक संरचना के आधार पर। और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं और कण अत्यधिक पास पास होते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है और कण थोड़े दूर दूर रहते हैं। मक्खन और जेली में द्रव और ठोस दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। मक्खन और जेली में हवा गैसों का मिश्रण है। गैसों का आकार और आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। इसके कण भी अत्यधिक दूर दूर होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था संतृप्त या गर्म आयनित गैसीय अवस्था प्लाज्मा है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है जो सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। सर्वप्रथम परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी। जॉन डाल्टन का जो जन्म है वो जुलाहा परिवार में हुआ था। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु 3 कणों से, जो 3 मूल कण हैं उनसे मिलकर बना रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो आपके नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के आपका अणु बनाते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया के द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक के कुछ उदाहरण हैं शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ। 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के उदाहरण हैं शरबत, हवा और रेत। सत्येंद्र नाथ बोस सांख्यिकीय यांत्रिकी के प्रणेता कहलाते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस और एनरिको फर्मी के द्वारा खोजे 2 मूल कण हैं बोसोन और फर्मियोन। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने सत्येंद्र नाथ बोस को मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान किया था। 1994 में पद्म विभूषण मिला था। ये भारतीय आइंस्टीन कहलाते हैं। और जो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनन, वो इन्होंने आइंस्टीन के निर्देशन में खोजी थी। बात करते हैं आगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण हैं भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करना इनका एक अभिलाक्षणिक गुण है। सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि अपन खुद ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान। देखिए यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि अपन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं अपन सजीव। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, जैसे छुई के पौधे की पत्तियों को हाथ लगाओगे तो वो सिकुड़ जाती है। उत्सर्जन करते हैं, जैसे अपना मलमूत्र हो गया, पसीना हो गया, और पौधे भी जैसे पौधों में पादपों में गोंद हो गया, ये उत्सर्जन हो गया। प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजातियों के अस्तित्व बना रहता है प्रजनन से। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यह स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं और जैसे ही सजीव में प्रवेश करते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं वायरस, जैसे अपना कोरोना वायरस अभी जो लेटेस्ट था। जगदीश चंद्र बोस जिसका जन्म ररौली गांव में हुआ था और 1920 में ये रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। पौधों की धीमी वृद्धि को नापने वाला अत्यंत संवेदी यंत्र केस्कोग्राफ इन्होंने बनाया था। पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था और मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर का आविष्कार किया था और सूक्ष्म तरंगें पैदा करने वाला एक यंत्र का आविष्कार इन्होंने किया था जगदीश चंद्र बोस ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कारक की पतली परत में कास्ट के रूप में की थी। एक कोशिकीय जीव आपके अमीबा और पैरामीशियम है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम परजीवी जीवाणु है और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार होता है 170 × 130 मिमी।
कुछ कोशिकाएं निश्चित आकृति की नहीं होती है, वह अपना आकार बदलती रहती है, जैसे माइकोप्लाज्मा और अमीबा। इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, ऐसी आकृति, ऐसा ऐसा चित्र देखा होगा आपने। कुछ कोशिकाएं गोल और चपटी होती है, जैसे रक्त कणिकाएं, ये गोल और चपटी होती है। कुछ लंबी और तर्करूपी होती है, जिसके सिरे नकुले होते हैं, जैसे पेशी कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी और साकित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जो संदेशों को पहुंचाने का काम करती है। कोशिका के आकार का जो संबंध होता है वो कोशिका के कार्य से होता है। मनुष्य और चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और साकित होती है, मनुष्य और चूहे की। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों का समूह अंग से मिलकर तंत्र तथा तंत्र से मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने में सहायता करती है। यह झिल्ली जंतु और पादपों में एक जैसी होती है। पादप कोशिका में इसके बाहर सेल्यूलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं का जो आकृति है वो निश्चित होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच स्थित होता है कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतःपरद्रवी जालिकाएं, और ये आपके जो कोशिकांग है वो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। केंद्रक, ये सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है, जिसके कारण ये केंद्र में नहीं होकर एक तरफ साइड में होता है, परिधीय होता है, यानी परिधि की तरफ होता है। कोशिका के सभी कार्यों का जो नियंत्रण है वो केंद्रक करता है। ऐसी कोशिकाएं जिसकी चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्र की चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोनो, ये हमने आपको याद करने का तरीका बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोनो। और ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्र झिल्ली का आवरण होता है तो वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। अब बात करते हैं कुछ कोशिकांगों की। लाइसोसोम, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाते हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। गाल्जिकाएं, ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी भीतरी भित्ति बहुत वलित होती है और इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी वाला क्वेश्चन पूछा गया था रेट में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। अंतःपरद्रवी जालिकाएं 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और चिकनी परद्रवी जालिका में वसा पाई जाती है, ये इसीलिए चिकनी होती है। प्लेस्टिड, ये पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, प्लेस्टिड। रिक्तिका, पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका के कारण ही इसका जो केंद्र है वो परिधीय होता है, साइड में होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनका जन्म रायपुर जिला मुल्तान पंजाब में हुआ था, सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया था। 1968 में आनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं: विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, पहले भी अपन देख चुके हैं। विषाणु होते हैं जैसे कोरोना वायरस हो गया, टोबैको मोजेक वायरस हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो गया जिससे एड्स होता है। माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जो जीवाणु फिल्टर से भी छन जाती है। बैंगन का जो लघुपर्ण और तिल का जो फिल्लोड़ी नामक रोग है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, और माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का बहुरूपिया या जोकर कहते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, यानी कि
P1। जीवाणु क्या है? P1। जैसे जीवाणु कौन कौन से आगे, इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस आपका जो दूध में होता है, कवक, फुंगी, फंगस, फफूंद, इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जैसे मशरूम हो गया। गेहूं पर जो पक्सिनिया ग्रेमिनीस्टिसाई जो रोग है, जैसे काला कीट रोग उसको बोलते हैं, और बाजरे का जो जोगन रोग है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा और आपका पैरामीशियम। शैवाल बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप हैं। बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप हैं। जैसे ये शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लेडिमोनास और क्लोरेला ये यूकेरियोटिक एक कोशिकीय है। क्लेडिमोनास और क्लोरेला। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है। और नीलहरित शैवाल ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा यह दूध दही में बदल जाता है। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में और जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। ईस्ट भी कवक है। क्लोरेला का उपयोग सूप व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में तथा आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। क्लोरेला का। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से विटामिन B12 का संश्लेषण किया जाता है। और एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई से जीवाणु है ये एक। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दलहनी पौधों की जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। टूथपेस्ट बनाने में जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का। और गाय और जो गाय भैंस यानी पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। देखिए, दलहनी पौधों की जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये आपके रिट में पूछा गया था। तो देखिए, आप लोगों ने देखा अभी जो रिट हाल ही में 2022 रिट का इसलिए बता रहे क्योंकि वो अभी तुरंत हुई है एग्जाम, और उसमें कक्षा 6 से प्रश्न उठाए गए हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे। तो आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी को सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए और इन किताबों को पढ़ना चाहिए। और हम जो नोट्स बना रहे हैं वो भी आरबीएससी एनसीईआरटी बेस्ड है। संपूर्ण नोट्स हैं, बढ़िया शानदार तरीके से आपने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने यार मित्र जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की उनके साथ साझा ज़रूर कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही लेके आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय राजस्थान।